आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोहनजोदाड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदाड़ो एक बहुत ही सुनियोजित, व्यवस्थित एक शहर था। हालांकि हड़प्पा की खोज पहले हुई थी। 1921 में दयानंद साहनी ने हड़प्पा की खोज की। मोहनजोदाड़ो उसके ठीक एक साल बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया। फिर भी हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो कहीं अधिक उन्नत था। ये एक बहुत ही सुनियोजित, व्यवस्थित एक सभ्यता थी, संस्कृति थी, जो आज से 5000 वर्ष पहले इतनी अच्छी विकसित सभ्यता की कल्पना आज हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज भी हम लोग के बहुत से शहर और गांव तो बिल्कुल ही इतनी नियोजित, इतनी प्लान बना के नहीं बनाई गई है। तो मोहनजोदाड़ो की बस्ती को 2 भागों में बांटा गया। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर स्थित था और दीवारों से घिरा हुआ था। उसको दुर्ग कहते हैं। दुर्ग या पश्चिमी टीला भी कहा जाता है। ये छोटा था, ऊंचाई पर स्थित था और दीवारों से घिरा हुआ था। इसका नाम क्या था? दुर्ग। और दूसरा जो था वो निचला शहर था, वो काफी बड़ा था और नीचे स्थित था। ये भी दीवार से घिरा हुआ था। इसको निचला शहर या पूर्वी टीला कहते हैं। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे या संभ्रांत परिवार के लोग रहते थे। विशेषकर शासक वर्ग के लोग ही दुर्ग में रहते थे और निचले शहर में आम जनता रहती थी। दुर्ग के जो भवन थे वो ईंटों के चबूतरे पर बनाए गए थे और निचला शहर जो था वो भी दीवार से घिरा हुआ था, जैसा कि मैंने पहले बताया है। और इसके भी कई भवन चबूतरों पर बनाया जाता था और चबूतरों में जो मिट्टी की जरूरत होती थी उसको ये अनुमान लगाया गया कि एक श्रमिक यदि प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता है तो उसको 40 लाख श्रम दिवस की आवश्यकता होती है। यानी बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ी सिर्फ चबूतरों को बनाने के लिए। तो यहाँ दुर्ग और निचले शहर के जो भी भवन बनाए गए वो सभी ईंटों से बनाए गए। ईंट 2 प्रकार की होती थी। एक तो धूप में सुखाई गई ईंटें होती थी और दूसरी भट्टी में पकाई गई ईंटों का प्रयोग इन भवनों के निर्माण में किया जाता था। और ईंटें एक अनुपात में होती थी। वो अनुपात कैसी थी? लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई के चौगुना या दुगना, चौगुना और दुगना होता था। ये ऐसी अनुपात वाली ईंटें इस हड़प्पाई सभ्यता के सभी क्षेत्रों में पाई जाती थी। एक ही तरह की ईंटें सभी जगह पाई गई। लोथल में बोलिए, कालीबंगन में बोलिए, धौलावीरा में बोलिए, जहाँ भी बोलिए, हर जगह एक ही तरह की ईंटें प्राप्त
हुई हैं। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गई कि बस्ती कितने भागों में बांटी गई थी, 2 भागों में बांटी गई थी और दोनों की विशेषता हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नालों का निर्माण। जल निकासी व्यवस्था मोहनजोदड़ो की एक उन्नत किस्म की प्रणाली थी। जल निकासी व्यवस्था जो थी बहुत ही उन्नत थी। हम लोग निचले शहर में देखते हैं कि सड़कों और गलियां जो बनाई गई थी वे ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और पहले नालियां बनाई गई, उसके बाद गली और सड़कें बनाई गई और उसके बाद आवासों का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले घर बना लिया, जैसा हम लोग आजकल कहीं कहीं पर करते हैं। पहले घर बना लिया, अब बैठ के सोच रहे हैं कि नाली कहाँ से निकालें, गली के रास्ते को मुख्य सड़क से कैसे मिलाएं। तो ये सब बिना नियोजित शहर जो होते हैं उसमें ऐसा होता है। लेकिन मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर था जिसमें सब कुछ प्लान से किया गया था। और अगर अपने घर के गंदे पानी को गली के नालों से मिलाना है तो क्या करना पड़ता था? घर की एक दीवार को कम से कम गली से सटा होना आवश्यक था, नहीं तो कैसे निकलेगा घर का पानी गली में। तो और नालियां कैसी होती थी? नालियां गाढ़े में जमाई गई ईंटों से बनाई जाती थी और प्रत्येक नाली को ऊपर से ढक दिया जाता था, ईंटों से ढक दिया जाता था। और ये ढक्कन को उठाया भी जा सकता था, उठा के इसकी सफाई की जा सकती थी। और घर का जो गंदा पानी होता था वो पहले एक मलकुंड या हौदे में जमा होता था। वहाँ पर जितनी ठोस वस्तुएं रहती थी वो जमा हो जाती थी हौदे में। उसके बाद वो नाली में, गली के नाले में पानी, गंदा पानी बह जाता था। और लंबी जो नालियाँ होती थी, मुख्य नाली जिसमें लंबी लंबी नालियाँ होती थी, क्योंकि शहर से बाहर जाके सारा पानी गिरता था, तो उसमें कुछ अंतरालों पर, कुछ दूरी पर क्या होता था? हौदियाँ बनाई जाती थी जिसको मैन होल कहते हैं। और उसमें ढक्कन लगी होती थी। ढक्कन को उठाया जा सकता था और उसमें कोई आदमी आसानी से उतरकर उसकी सफाई भी करता था। तो इस तरह से कहीं भी कचरा जमा नहीं होता था। पूरा शहर एकदम साफ सुथरा था। जितनी गंदगी थी वो शहर के बाहर जाके निकल जाती थी। और ये जल निकासी व्यवस्था सिर्फ बड़े शहरों में नहीं थी कि मोहनजोदड़ो में है, हड़प्पा में है, और जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, लोथल है, कालीबंगन है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं था। सभी जगह जल निकासी व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी, बहुत ही अच्छी थी। और लोथल में तो आवास कच्चे ईंटों से बनी थी, लेकिन नालियां पक्के ईंटों की बनी थी। यानी नालियों की व्यवस्था, निकास की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। तो ये तो हो गया नालियों का निर्माण और नालियों की कैसी व्यवस्था थी, हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग देखते हैं निचले शहर में
भवन कैसे बनाए जाते थे, घर कैसे बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आपके किताब में एक चित्र दिया हुआ है 1.9 में, एक आवास का, निचले शहर के एक आवास का चित्र दिया हुआ है। तो क्या होता था कि आंगन केंद्रित आवास बनाए जाते थे। आंगन केंद्रित यानी बीच में आंगन होता था, चारों तरफ कक्ष बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे, और भूमि तल पर जो दीवारें होती थी उसमें कोई खिड़की नहीं होती थी। आजकल तो हम लोग के घरों में खिड़कियों की व्यवस्था है, लेकिन इन लोग थोड़ा प्राइवेसी पर जोर देते थे, एकांतता पर जोर देते थे, इसलिए कोई खिड़की नहीं रखते थे निचले तल पर। और जो मुख्य द्वार होता था, यहाँ पर देखिए आपकी किताब में मुख्य द्वार का चित्र दिया हुआ है। मुख्य द्वार जो होता था वो गली में खुलता था, मुख्य शहर में सड़क पर नहीं खुलता था, गली में खुलता था उसका दरवाजा। और दरवाजे से अंदर आने के बाद एक दीवार होती थी, वो दीवार 5 या 6 फीट की ऊंची होती थी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती थी। ये किस लिए होती थी कि कोई भी बाहरी आदमी जब अंदर आए तो वो न कक्ष का और न ही आंगन का अवलोकन कर सके। और प्रत्येक आवास में पक्के फर्श का, ईंटों के फर्श का एक स्नानागार होता था, यानी बाथरूम मस्ट होता था, एकदम जरूरी है। और उसकी जो नालियां होती थी वो क्या होती थी, जो गली की नालियां होती थी उससे जुड़ी हुई होती थी, दीवार के माध्यम से वो गली की नालियों में उसका पानी बह जाता था। और इस आपकी किताब में देखिए 14 नंबर में सीढ़ियों का चित्र दिया गया है। सीढ़ियां होती थी घर में, यानी मकान जो थे वो 2 तल, 2 मंजिला या और छत पे जाने के लिए भी सीढ़ियां होती थी। और एक कक्ष होता था जिसमें कुआं, प्रायः हर घर में कुआं होता था, और कुएं में बाहर से आ जा सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था होती थी। अधिकतर इसमें राहगीर भी इस कुएं का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो में, सिर्फ मोहनजोदड़ो में ही 700 कुएं का साक्ष्य मिला है। तो ये आपने आवास का एक चित्र देख लिया है कि बीच में आंगन है, 18 का में आंगन दिखाया गया है, और उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं, कमरे दिखाए गए हैं। और 6 नंबर में दिखाया गया है कि वहाँ वो एक कक्ष है जहाँ पर कुआं है। और सीढ़ियाँ तो मैंने कह दिया आपको कि 14 नंबर में भी सीढ़ियाँ दिखाई गई है। ये दूसरे तल और छत में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, यानी यहाँ पर 2 मंजिला भी आवास था। अब हम लोग देखेंगे कि दुर्ग जो हमने पढ़ा है, दुर्ग क्या था, ऊंचाई पर स्थित था और छोटा था। जो छोटा था और ऊंचाई पर स्थित था, दीवारों से घिरा हुआ था, उसे दुर्ग कहते हैं। और वहाँ पर कौन लोग रहते थे, शासक वर्ग रहते थे। तो दुर्ग में कुछ ऐसी संरचनाएं थी जो सार्वजनिक प्रयोगों में आती थी, प्रयोजनों में आती थी, प्रयोग किया जाता था। तो इसमें है, आपकी किताब में चित्र है 1.10 में देखिए, माल गोदाम।
माल गोदाम, एक विशाल माल गोदाम था दुर्ग में, या अन्नागार भी इसको कहा जाता है। माल गोदाम यानी इन लोग कृषि करते थे, हम लोगों ने पढ़ा है, तो कृषि से अनाज उपजाते थे। अब इतनी अनाज उपजाते थे तो उन अनाजों को रखे कहाँ, रखने के लिए तो कोई जगह चाहिए। तो इन लोग ये माल गोदाम में उन अनाजों को रखते थे। इसका निचला हिस्सा ईंटों से बना था, लेकिन ऊपरी हिस्सा लगता है कि वो संभवतः लकड़ी का बना हुआ होगा, जो समय के कारण नष्ट हो गया है। तो ये हो गया माल गोदाम। ये दुर्ग में, ये संरचना कहाँ थी? दुर्ग में थी। और दूसरा, एक था दुर्ग और दूसरा क्या था? निचला शहर। ये दुर्ग में था। और एक दूसरी संरचना थी दुर्ग में, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार क्या है? एक आंगन में एक आयताकार जलाशय यानी स्विमिंग पूल जैसा। आजकल जैसा आप लोग स्विमिंग पूल देखते होंगे, वैसा ही ये जलाशय था, जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। और जल के तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। और इसके किनारे क्या था? जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गाड़े के प्रयोग करके जलबद्ध किया गया था। और इसके तीनों ओर, इस जलाशय के तीनों ओर क्या बने थे? कक्ष बने हुए थे। एक कक्ष में बड़ा कुआं था। उस कुएं से निरंतर जलाशय में पानी भरा जाता था, और जो गंदा पानी था वो पाइप के सहारे वो निकलकर जो मुख्य नाली थी, जो गली की नाली थी, मुख्य नाली, उसमें मिल जाती थी और बह के शहर से बाहर निकल जाती थी। इसके उत्तर में गली के दूसरी ओर 8 स्नान घर बनाए गए थे, और गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बनाए गए थे। इन सभी स्नान घर के नालियां बड़ी नाली में मिल जाती थी। इन नालियों का पानी क्या होता था? बड़ी नालियों में, गली के नालियों में बह के मिल जाती थी। और ये जो संरचना थी जलाशय, ये लगता है किसी विशेष अनुष्ठानों के लिए, इसका स्नान के लिए, विशेष अनुष्ठानों में स्नान के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये दुर्ग की संरचना 2 संरचनाएं, एक है माल गोदाम, दूसरा था विशाल स्नानागार। तो ये हो गया आपका, आज हम लोगों ने पढ़ा मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की सड़कों के बारे में, सड़कें कैसी थी वहाँ की, सीधी और चौड़ी थी, और नालों का निर्माण कैसा था, घर कैसे थे। और हम लोगों ने दुर्ग के बारे में पढ़ा कि दुर्ग की क्या संरचनाएं थी। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों में पहला छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस्तियां कितने भागों में बटी थी? तो हम लोगों ने पढ़ा है बस्तियां 2 भागों में बटा था, दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग, दोनों में क्या अंतर है अगर पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? कि दुर्ग ऊपर स्थित था और छोटा था, और निचला शहर बड़ा था और नीचे था।
ये दोनों में अंतर बताना है। और दुर्ग की दो संरचनाओं के नाम बताइए अगर पूछा जाए तो। दुर्ग की दो संरचनाएं अभी हम लोगों ने पढ़ा है, माल गोदाम और विशाल स्नानागार। और कभी कभी विशाल स्नानागार की विशेषता भी पूछ देता है, तो आपने तो पढ़ा ही है। विशाल स्नानागार क्या था? आंगन में एक आयताकार जलाशय था, उसके चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ था, तीनों ओर कक्ष थे, एक कक्ष में कुआं था, कुएं से पानी भरा जाता था, और जो गंदा पानी था वो पाइप के सहारे, नाली के सहारे निकाल कर बड़ी नाली को के साथ जोड़ दिया जाता था। और ये सार्वजनिक अनुष्ठानों में काम में आती थी, प्रयोग में आती थी। अब हम लोग और एक प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी? कैसे कह सकते हैं नगरीय सभ्यता थी? क्या नगर क्या था? सुनियोजित था और घनी आबादी वाला था। बहुत लोग इसमें बसते थे। सड़कें सीधी और चौड़ी थी। घर पक्की लाल ईंटों की बनी होती थी। लाल यानी पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। और एक से अधिक मंजिला भी होता था। अब प्रत्येक घर में क्या होता था? कुआं और स्नानागार भी होता था। जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी। और हड़प्पा नगर में सार्वजनिक भवन भी देखने को मिलते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय सभ्यता थी। तो हम लोग पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा डाल के लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है कि जल निकासी प्रणाली अच्छी थी या अच्छी थी कैसे? जल निकासी प्रणाली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि नालियां जो थी वो मिट्टी के गाड़े और जिप्सम ईंटों से बनाई गई थी। और हर एक नाली में ऊपर ईंटों का ढक्कन था जिसको हटाया जा सकता था, हटाकर इसकी सफाई की जाती थी। और घर की नालियां बड़ी नालियों में मिलती थी। और घर के गंदे पानी को बड़ी नालियों में मिलाने के लिए एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक होता था। और क्या है? और जो लंबी नालियां होती थी वो कुछ दूरी पर उसमें हौदियां बनाई जाती थी। और हौदियों में ढक्कन लगी रहती थी। ढक्कन को खोलकर उसकी सफाई की जाती थी। और घरों का गंदा पानी क्या होता था? पहले मलकुंड या हौदी में खाली होता था, उसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था। उसके बाद पानी बह के बड़ी नालियों में मिल जाती थी। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। और ये सिर्फ छोटे शहरों में, बड़े शहरों में नहीं थी, बल्कि छोटे शहरों में भी ऐसी सुंदर, ऐसी सुव्यवस्थित, ऐसी सुनियोजित निकास प्रणाली देखी जाती है। तो इसके साथ ही हम लोग का ये पार्ट 3 जो है वो हम लोग का ख़त्म होता है। प्रश्न उत्तर के साथ इसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है।